हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो उन प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको प्रत्यवर्ती धारा जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आता, जो है चैप्टर 7 जिसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो आज के इस वीडियो में आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 7th चैप्टर जो है प्रत्यवर्ती धारा। इसका ये वन शॉट वीडियो है, मात्र एक वीडियो में पूरी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को भी हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। हम उतना ही बेसिक हम बताएंगे, बट प्रत्यवर्ती धारा का बेसिक हम उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए जानना आवश्यक है, जिससे आप आगे समझ पाएं। तो पहले हम प्रत्यवर्ती धारा का बेसिक जानेंगे और जैसे ही बेसिक हम जान लेंगे फिर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम कराएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो आराम तरीके से आराम से बैठकर और कॉपी पेन लेकर बैठें और ध्यान से सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉपी पेन लेकर आज बैठ जाइएगा, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सबसे ज्यादा कोई चैप्टर हार्ड लगता है तो वो है प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर बहुत ही हार्ड लगता है क्योंकि इसमें डेरिवेशन ज्यादा है, यहाँ पे सिंबल ज्यादा है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं कह रहा हूं ना, वो डिफिकल्ट आज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, बस केवल साथ आपको देना है। चलिए जी, तो सबसे पहले हमें यह जानना है प्रत्यवर्ती धारा कहते किसे हैं। इसी को प्रत्यवर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं या इसी को हम ए और सी से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रत्यवर्ती धारा है क्या जी? तो प्रत्यवर्ती धारा का मतलब सिंपल सा यही होता है, यदि धारा की दिशा, ठीक है ना, यदि धारा का हम कह सकते हैं कि धारा का जो मान है, मतलब विद्युत धारा का मान एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये मतलब है, मान कहें या दिशा, यहां पे थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए सपोज इट ऐसे हम मान लेते हैं ये दो बिंदु है, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। ये एक बिंदु है और एक दूसरा ये बिंदु है। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए, ये हमारे बी बिंदु है, ठीक है ना, और ये हमारे ए और बी बिंदु हैं। अब समझिएगा, इसमें अगर धारा बह रहा है तो धारा की दिशा इधर से इधर बह रही है, ठीक है ना। परंतु क्या है कि इसके नीचे फिर से ए और बी सेम यही बिंदु है, ए और बी, और इसमें जो धारा बह रहा है, इसमें जो धारा बह रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट इस दिशा में बह रहा है। और ये क्या है, एक निश्चित समय में हो रहा है, एक निश्चित समय मान लेते हैं टी समय में हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि एक सेकेंड में ही धारा क्या हो रही है, इधर भी बह रही है और इधर भी बह रहा है। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल सा बात कहें, एक सेकेंड है, एक सेकेंड मान लेते हैं, तो एक सेकेंड में हाफ दो होंगे ना, तो हाफ सेकेंड में इधर बह रहा है और हाफ सेकेंड में क्या हो रहा है, इधर बह रहा है। हालांकि यहाँ पे सेकेंड से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम एक निश्चित समय मान लेते हैं टी, तो टी समय में ही ना इधर भी बह रहा है, इधर भी बह रहा है। इसका मतलब टी हाफ में इधर बह रहा होगा और फिर से टी हाफ जो बचा इसमें धारा इधर बह रहा होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि धारा की दिशा जो है ना वो परिवर्तित होता रहे एक निश्चित समय अवधि पर। तो हम ये क्या बताया कि यदि धारा का मान, यहाँ पे क्या है, ये धारा बह रहा है, तो यदि धारा का मान, या हम कह सकते हैं कि यदि धारा की दिशा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होता रहे, कभी इधर कभी इधर, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया? पहले बात, प्रत्यवर्ती धारा क्या कहेंगे कि वह धारा, मतलब यदि धारा का मान या यदि धारा की दिशा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात बदलता रहे तो उस धारा को ही प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। कभी धारा इधर बह रही है, कभी इधर बह रही है, बट एक निश्चित समय में ही इधर भी बह जा रही है, इधर भी बह जा रही है, तो वही धारा प्रत्यवर्ती धारा कहलाएगी। समझ गए ना इतनी बात? वही हमने लिखा हुआ है कि यदि धारा की दिशा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती है,
परिवर्तित मतलब बदलती रहती है, तो उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अब देखिए, हालांकि ऐसे फिगर नहीं बनाया जाता। अगर अल्टरनेट करंट प्रत्यवर्ती धारा का अगर हम फिगर से आपको समझाएं तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है दोस्त, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूँगा, जैसे इसका फिगर कैसे बनता है समझिएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है क्या, चलिए मैं सीधा थोड़ा बना दूँ। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास देखिए, एक ये हमारे मान लेते हैं कि ये हमारा t समय है, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे समय है t, ये समय t को दर्शाया गया है कि इधर जितना आगे बढ़ेंगे वो समय लग रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हम बिंदु कह सकते हैं जहाँ से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ से धारा बह रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ से धारा बह रही है, तो पहले तो इस तरीके से धारा बहती है, अब फिर से यहाँ से यहाँ तक, या थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक लेने देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो अल्टरनेट करंट है ना वो इसी तरीके से बहती है, इसी तरीके से। तो इसमें क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो धारा बह रही है, तो देखिए एक सबसे पहले देखिए जितना ऊपर जा रहा है उतना ही ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका पूर्ण चक्र है, यहाँ तक ये पूर्ण चक्र हो जाएगा, यहाँ तक एक पूर्ण चक्र हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं। तो जितना ये धनात्मक में ऊपर गया है उतना ही ऋणात्मक में नीचे आया है, ये बात समझ रहे हैं। और ये हम एक, ये क्या है, ये टोटल हमारा एक चक्र है, एक पूर्ण चक्र है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एक पूर्ण चक्र है कि नहीं, एक पूर्ण चक्र है, मतलब प्लस और माइनस मिलता है ना, तो ये पूरा एक पूर्ण चक्र हो गया। तो एक पूर्ण चक्र में हमारा क्या हो रहा है, एक प्लस भी हो रहा है, एक माइनस भी हो रहा है। और यहाँ पे पूर्ण चक्र का मतलब मान लेते हैं पूर्ण समय क्या लग रहा है, टी समय। तो टी समय में ये प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं कि धारा इधर जब बहेगी तो मान लेते हैं प्लस हो गया, और जब धारा इधर बह रही है, ठीक है ना, तो वो माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस का मतलब ही बता रहा है कि धारा की दिशा अलग अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आपको जानना है कि देखिए टी समय में ही एक निश्चित अवधि है, टी समय में प्लस में भी हो रहा है, माइनस में भी हो रहा है। तो इसका मतलब टी समय में ये प्लस माइनस हो रहा है, तो टी हाफ, अगर हम टी हाफ कर दें मतलब आधे समय में कर दें टी हाफ, तो टी हाफ में केवल एक अर्धचक्र होगा। क्या होगा, टी हाफ में केवल पॉजिटिव बनेगा, और फिर से टी हाफ में क्या होगा, ऋणात्मक बनेगा, मतलब माइनस होगा। कौन, प्रत्यवर्ती धारा का मान। यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए ये सबसे, देखिए धारा का मान इस तरीके से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सबसे ऊपर यही बिंदु है, यहाँ तक धारा का मान सबसे अधिक हो गया। तो इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जब धारा का मान सबसे अधिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर धारा का मान सबसे अधिक हो गया ना, यहाँ पे धारा का मान सबसे अधिक हो गया, तो इस बिंदु को ही है ना हम ना आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। ये आई नोट क्या है, ये हम अभी आपको आगे बता देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, धारा का अधिकतम मान है, ठीक है ना, जो है आई नोट, ठीक है, अभी बता दिया हमने। और ये क्या है, धारा का सबसे न्यूनतम मान है, कम मान है ऋणात्मक में, ठीक है ना, नीचे आप जाएंगे तो इतनी बात आप समझ के होंगे, मैं आशा करता हूं। बताइए इतनी बात आप समझ के कि नहीं, इतना आप समझ के होंगे, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ के, अब हमें ये जानना है दोस्त, अब हमें एक और चीज जानना है कि प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला जो होता है वो है I इक्वल टू, प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई, ये होता है दोस्त, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, किसका है जी, प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है।
अब यहाँ पे कोई पूछ दे कि भैया ये सब क्या क्या है, तो ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये जो है ना, ये इसका नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा है प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, प्रत्यवर्ती धारा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये है प्रत्यवर्ती धारा। यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो ये भी आप याद रखेंगे। आई नॉट क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा आई नॉट है ना, यहाँ पे जो हमारा आई नॉट है, ये क्या है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है धारा का, मतलब प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान मतलब समझ रहे हैं, धारा का सबसे अधिकतम मान है। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा, यहाँ तक ये हम बात करें ओमेगा की, तो ये ओमेगा क्या है, तो ये है कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति है जो है ओमेगा, टी क्या है, समय है। तो ये कोणीय आवृत्ति है जो है हमारा ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज आप जानेंगे कि आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसको जान लेना अभी आवश्यक है। तो आवृत्ति, ओनली आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति, उसको हम आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज नोट्स में मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, समझिएगा। आवृत्ति को एफ से जानते हैं, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से। अब ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ, समझिएगा। ओमेगा, कोणीय ओमेगा मतलब कोणीय जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से अगर हम केवल एफ का मान निकालें, तो ये 2 पाई इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो एफ का मान अगर निकालें तो ये ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे कैसे ये हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे एफ का मान अगर निकालें तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होता है कि एक और चीज़ हम जानते हैं जो है आवर्तकाल। क्या हम जानते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 1/f होता है। आवर्तकाल टी इक्वल टू 1/f होता है। तो ये फॉर्मूला है जी। अब हम क्या करेंगे, इस f के जगह पर ये हम मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आवर्तकाल t इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, t इक्वल टू ये 1 है, और नीचे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई रख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई रख सकते हैं। ये हमने रख दिया, ठीक है ना। अब समझिएगा, इतना हमने रख दिया ना, अब समझिए। अब ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। तो ये 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। तो ये एक आवर्तकाल का एक फॉर्मूला ये है। परंतु ये देखिए, ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। मतलब अगर हम दोनों को पाछांतर कर दें, इस ओमेगा को इधर ला दें और इस टी को इधर लगा देते हैं, ये इधर भाग में है तो इधर आएगा गुणा कराएगा, ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग कराएगा। मतलब पाछांतर करते हैं ना, तो यहाँ से ओमेगा का केवल आवृत्ति का एक फॉर्मूला मिलता है जो है 2 पाई बाई टी। ये ओमेगा और टी का स्थान हमने परिवर्तित कर दिया है पक्षांतर से। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिलता है जो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा ओनली क्या है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। यहाँ पे 2 पाई है एक नियतांक, ये टी क्या है, एक समय है जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्यों हम बता रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट एक ये समीकरण है जिसको आप याद रखेंगे। क्यों ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है, जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे ना, तो उस समय पर हम आपसे कहेंगे कि ये फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे भैया कहाँ से आ गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। याद करने की क्या है, आवश्यकता है आपको, ठीक है। चलिए जी,
इतनी बात आप समझ के होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम समझाना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। सब हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, केवल मैं चाहता हूँ इतना ही कि ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होने लगेगी इस तरीके से। देखिए क्या यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, समझिएगा, ठीक है। देखिए ये सब इतना बात आप समझ गए। अब हम क्या जानेंगे जी, अब हम जानेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा का मान अगर हम निकालें, प्रत्यवर्ती धारा का मान, अगर हम प्रत्यवर्ती धारा का मान निकालें इस फॉर्मूले की सहायता से, तो देखिए ये हम प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यवर्ती धारा। इस फॉर्मूले को ही हम ज्यावक्रीय, मतलब चलिए अब बताते हैं। प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है जी। प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। ये हम जानते हैं इतनी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर चूंकि यहाँ पे जो फाई है इसका मान हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। यदि फाई = 0 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, ये फाई क्या होता है इसको अभी आपने नहीं बताया। हाँ जी मैंने नहीं बताया है। फाई हम आगे आपको बताएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। हालांकि फाई को कालांतर कहते हैं, ये इतना आप याद रखेंगे, बट फिर भी हम आगे इसको बताएंगे कि ये सब क्या है जी, ठीक है ना। बट ऐसे मान लेते हैं कि फाई का मान यदि 0 हो तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे जो आई का मान आ जाएगा, आई का मान वो क्या हो जाएगा, I0 sin ओमेगा टी ओनली हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, I = क्या हो जाता है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, I = I0 sin ओमेगा टी। यदि कालांतर का मान क्या हो, यदि कालांतर का मान 0 हो तो, ठीक है ना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला हम कहते हैं, हालांकि, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक समझ गए होंगे इतना। ये तो एक चक्र आपने ये सब कुछ समझ ही लिया। एक और चीज़ आपको जानना चाहिए, वो क्या है दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेड कलर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे बता दूँ क्या, साइड में, चलिए यहीं पे हम बता देते हैं। उस समय से बताएं कि I क्या है, प्रत्यवर्ती धारा, I क्या है, धारा का शिखर मान है, साइन तो क्या है, नियतांक है, यहाँ पे ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, टी क्या है, समय है, यहाँ पे फाई कालांतर है, उसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे हम ये आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि यहाँ पे जो इतना शब्द आपको दिख रहे हैं ना, इतना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जिसमें कोष्ठ में फाई ओमेगा टी बाय प्लस फाई है, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं कला। इसको क्या कहते हैं, कला कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कला कहते हैं, फेज कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब देखिए हम डिटेल में आपको बता दिए। ये इतना आपको प्रत्यवर्ती धारा के बारे में पता होना आवश्यक है जी, नीड है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को क्यों नहीं समझ पाता ये टॉपिक जानते हैं, क्योंकि उनको बेसिक सब पता नहीं है। अब बताइए इतनी बात आपको पता चल गया या नहीं, कि आपको प्रत्यवर्ती धारा का परिभाषा पता चला, कि वह मतलब यदि धारा का मान या धारा की दिशा क्या हो, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, तो उसी को हम प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को जाहिर सी बात है ऐसे हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा में एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये एक पूर्ण चक्र की बात हो रहा है कि एक चक्र में, ये एक चक्र है, एक चक्र में जो समय मान लेते हैं ये टी है, एक चक्र में ये समय लग रहा है टी। तो आज एक चक्र में ही प्लस और माइनस होता है, तो आधे चक्र में मतलब प्लस होता है और आधे चक्र में माइनस होता है।
तो समय को पूर्ण चक्र के लिए समय क्या है t है, आधा चक्र के लिए समय क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। ये धारा का सबसे अधिकतम मान है, इसलिए धारा का शिखर मान कहते हैं, जिसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका फॉर्मूला, इतनी बात आप समझ ही गए हैं। ये हमने केवल यहाँ से ये हमने एक्स्ट्रा आपको बताया है, ये जितनी भी बातें बताई हैं ना, ये सभी बातें ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, ये हमने एक्स्ट्रा बताया है, एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको आगे जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने नीचे बताया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हम बात है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए ले लिए ना। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अब देखिए क्या मैं इरेज करने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैं इसी वाले को इरेज करता हूँ, यहीं पे हम बताएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए जितना जगह है उतने में ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम कुछ आपको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नोट में एक बार। ठीक है ना, एक नोट में आपको एक पॉइंट्स याद रखना है, जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि धारा का, प्रत्यवर्ती धारा का एक चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, ठीक है ना, धारा का औसत मान कितना होगा, औसत मान। ये आपसे कोई पूछ दे कि एक ये पूरा चक्र है, एक पूर्ण चक्र है, प्लस माइनस मिल जा रहा है, ये एक पूर्ण चक्र है, तो एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होगा। तो याद रखेंगे आप कि धारा का, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है, 0 होता है, 0। अब सोचेंगे आप सर कैसे होता है, तो देखिए पूर्ण चक्र का मतलब देखिए जितना ये प्लस हो रहा है उतना ये माइनस हो रहा है, तो जितना ये प्लस हो रहा है उतना ये माइनस हो रहा है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 नहीं आया कि नहीं। तो यही बात है जी। नहीं समझ में आया तो देखिए, मान लेते हैं ये ऊपर गया, तो मान लेते हैं सबसे अधिक हो गया, तो ये प्लस में 5 हो गया। और ये नीचे भी आया, तो देखिए जितना ये ऊपर गया उतने नीचे आया है, तो इसका मतलब -5 हो गया, तो +5 से -5 कैंसिल हो गया, तो 0 ही ना आएगा दोस्त, आएगा कि नहीं। तो ये बात है जी, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो एक पूर्ण चक्र में जो धारा का एक क्या होता है, औसत मान होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, 0 होता है दोस्त। अब यहाँ पे एक याद रखेंगे कि यदि कोई कह दे कि अर्ध चक्र में या आधे चक्र में, आधे चक्र का मतलब समझ रहे हैं, आधे चक्र का मतलब T2 समय में यहाँ पे कह रहे हैं, आधे चक्र में औसत मान कितना होगा, आधे चक्र में धारा का औसत मान कितना होगा, धारा का औसत मान कितना होगा। तो याद रखेंगे आधे चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो 2I0/π होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि एक आधे चक्र में धारा का औसत मान = 2I0/π होता है, जहाँ I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। क्या है जी, धारा का शिखर मान है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है तीसरा, एक और पॉइंट से याद रखेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा, जिसे AC कहते हैं, तो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का जो मान होता है, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो इसको IRMS से दर्शाते हैं। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए प्रत्यवर्ती धारा कह रहे हैं, तो पहले हम प्रत्यवर्ती धारा ले लेंगे जिसको I से दर्शाते हैं। फिर से कह रहे हैं वर्ग, तो वर्ग हम इसका कर देते हैं। फिर से माध्य कह रहे हैं, माध्य का मतलब इसके ऊपर माध्य हमने लगा दिया। फिर से आता है मूल, मूल का मतलब होता है रूट में।
तो रूट हमने कर दिया, अब मान है तो ये हमारा मान हो गया। तो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का ये है जी, जो है रूट में माध्य के ऊपर क्या है माध्य, नीचे क्या है आई स्क्वायर है। अब जब इस वाले को यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा गया है समझिएगा। यहाँ पे लिखा ये गया है कि आई आर, ये ऊपर है जी, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आई आर एम एस, आई आर एम एस है, आई आर एम एस इक्वल टू क्या लिखा गया है, रूट में क्या लिखा गया है, रूट में आई स्क्वायर और ये मॉड है। जब इस वाले को पूरी तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो आता है वो आई नॉट बाई पाई आता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आई नॉट बाई क्या आता है, आई नॉट बाई 2 आता है, रूट में 2, ठीक है ना, आई नॉट बाई रूट में 2 आता है। प्रत्यवर्ती धारा का जो हम सॉल्व करेंगे वर्ग माध्य मूल मान, तो आई नॉट बाई रूट में 2 आता है। तो ये एक हमें समीकरण यहाँ से मिलता है, इस समीकरण को आप याद रखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये क्या है, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जब हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें ये मिलेगा आई नॉट बाई रूट में 2। तो इतना आप याद रखेंगे। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी इस वीडियो में ही हमने आपको बता दिया, उसको हमें सॉल्व करना है आगे, जो है अर्धचक्र में धारा का औसत मान। ये एक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आप लिख लीजिए पहले ही भी आई, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भी आई। तो इसको अब तैयार करना है। दूसरा, इससे भी, इस वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसको भी हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको तैयार करते हैं। देखिए फिलहाल तो मेरा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो एक डेरिवेशन में ज़रूर करा देता। बट चलिए कोई नहीं जी, आज के लिए हम इतना ही क्लास में रहने देते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए होंगे, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, तो एक दिल वाली इमोजी आपको तो भेजना ही है दोस्त, ठीक है ना। जैसा भी आप बनाते हैं तो एक दिल वाली इमोजी भेज देंगे, बहुत है दोस्त। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हाँ जी, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो मैं इस चैप्टर को चाहता हूँ कि पूरी तरीके से बेसिक से पढ़ा दूँ, बेसिक से पूरा, ठीक है ना, छोटा बड़ा सब टॉपिक पढ़ा दे, जिससे कि आपको सब समझ में आए। पर फिर भी मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाता। क्योंकि लड़कों को चाहिए ना कि आधे घंटे में पूरी फिजिक्स कैसे कंप्लीट हो जाए, ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक वो सोचते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाएगा दोस्त, 90% भी चाहिए, अब पढ़ना भी नहीं है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो में अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला तब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, अब पूरी तरीके से कंप्लीट इस चैप्टर को कराऊंगा। पर इसके लिए केवल वीडियो को आगे, मतलब वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलना ही काफ़ी नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस चैप्टर का पूरा हम बेसिक से आपको पढ़ा दें, या ओनली इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको ही हम अच्छे तरीके से कवर कराते हुए, समझाते हुए चलें। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कराना अच्छी बात है, ठीक है ना, जिससे कि समय आपके पास कम है तो अच्छे से हम पढ़ाई अपना कर लें। जैसे आप कहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे चैप्टर वाइज कराने का तो वो करा देंगे, या आप कहेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से बेसिक से पढ़ाइए तो वो भी करेंगे। कमेंट सेक्शन करना, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अनिवार्य है दोस्त, मैं इतना कहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश की पढ़ाई कीजिए। सबसे पहला हमारा डेरिवेशन है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं जी, हम एक एक करके आसानी तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आता है, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है क्या, ठीक है ना। सबसे पहले ये आता है, तो देखिए हम एक चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, हम क्या जानते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो है I = I0 sin ω t। ये हमने आपको कब बताया था, प्रत्यवर्ती धारा का पहला लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर में हमने बताया था कि I = I0 sin ω t होता है। जहां पर यहाँ पे इतना हमने यह बताया था आपको, जहाँ पे ये हमने बताया था कि I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, ठीक है ना, ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है, ठीक है ना, ये सब हमने आपको बताया था।
चलिए यहाँ पे उतना हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें ये जानना है कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है। देखिए यही हमारा प्रत्यवर्ती धारा आई है। तो सबसे पहली बात देखिए, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए प्रत्यवर्ती धारा, तो प्रत्यवर्ती धारा I है तो हमने I ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर दिए। माध्य, यहाँ पे माध्य, वर्ग के बाद आ रहा है माध्य, माध्य मतलब हमने यहाँ पे माध्य लगा दिया। और उसके बाद मूल, तो मूल का मतलब होता है वर्गमूल करना, तो ये हमने वर्गमूल कर दिया। तो यही तो है, यही जो हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यही है हमारा प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है रूट में ना I स्क्वायर, यहाँ पे मॉड है, माध्य है, तो यही को हम कहते हैं जी प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये I क्या है, प्रत्यवर्ती धारा है, तो आप कहेंगे प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। समझ गए, प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखिए ये प्रत्यवर्ती धारा है, ये स्क्वायर मतलब वर्ग है, तो प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा लिखना चाहूंगा, क्या लिखेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक परिभाषा लिख दिया है, राइटिंग पे फोकस ना कीजिएगा, समझने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे आपको प्रूफ करेंगे, तभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये समझिएगा कि चूंकि हमें प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है इसका ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से हमें निकालना है, क्या निकालेंगे वो सब अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गणना। अब यहाँ से गणना करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि चूंकि प्रत्यवर्ती धारा तो प्रत्यवर्ती धारा का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला जानते हैं I = I0 sin ओमेगा t, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा का हम ये फॉर्मूला जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बात ये आता है दोस्त, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि हमें वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, तो वर्ग माध्य मूल मान का ये हमारा फॉर्मूला होता है IRMS। तो यहाँ पे जो ये प्रत्यवर्ती धारा है तो इसके वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, स्टेप आप समझे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाले, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग, तो सबसे पहले ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा है इसका हम वर्ग करेंगे। पहले हमने वर्ग करेंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में इसका माध्य करेंगे, माध्य का मतलब वर्ग है, अब इसका माध्य करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग का माध्य है, अब इसका वर्गमूल करेंगे। ये 3 स्टेप याद रखेंगे, पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य, फिर वर्गमूल करेंगे। तो पहला स्टेप हम करते हैं, तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे समझिएगा। अब देखिए ये टोटल इतना का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले इसका हम वर्ग करते हैं,
तो हम अगर इन दोनों पक्षों का वर्ग क्या हो गया भैया, वर्ग करने पर, अब इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, तो अगर वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा समझिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये आई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हमने लिख दिया। तो देखिए पहला हमारा काम कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या करना था, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग करना था, तो वो हमने वर्ग कर दिया। अब ये हमारा स्टेप समाप्त हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा में क्या करना है, हम इसका वर्ग का माध्य निकालना है। जो प्रत्यवर्ती धारा है, जो वर्ग है, इसका माध्य निकालना है। तो हम इसका क्या करते हैं, अब माध्य निकालने के लिए ध्यान से समझेंगे। अब इसका अगर हमें माध्य निकालना है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये आई स्क्वायर है प्रत्यवर्ती धारा, इसका अगर हमें माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि देखिए अगर हमें माध्य निकालना है ना, इसका जो प्रत्यवर्ती धारा का माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रूट में, सबसे पहले रूट नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे समाकलन करते हैं, और 0 to t समाकलन करेंगे। और यही जो प्रत्यवर्ती धारा है, मतलब आई का ये जो टोटल मान है, आई नॉट स्क्वायर साइन, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये t है, तो ये हम लिख देंगे, और यहाँ पे dt हो जाएगा, और ये t -0 हो जाएगा। ये आपको सबसे पहले लाइन समझ में आनी चाहिए, कहाँ से आई, मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो। देख लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा कहाँ से ये लाइन आ रहे हैं। सबसे पहली बात, इतना आप समझ गए हैं तो ध्यान से समझेंगे क्या हमें करना है, कुछ नहीं, हमें दूसरा में इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है दोस्त, फॉर्मूला यही होता है ना कि इसका हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसका, इसी का अगर माध्य निकालना है तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो ये आई स्क्वायर का हमें माध्य निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देते हैं। और लिमिट यहाँ पे याद रखेंगे 0 to t हम लिमिट लगा देते हैं, और dx के सापेक्ष dt के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। और लिमिट क्या है, ये समय अंतराल 0 to t हम लिखते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये लाइन बहुत सारे जो मैथ के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए हमें इसका अगर माध्य निकालना है तो ये एक रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है कि जिसका अगर हमें माध्य निकालना है उसका हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन में आई स्क्वायर है तो इसका हमें समाकलन कर दिया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया 0 to t, मतलब 0 से लेकर t समय तक। ये dt समाकलन का एक होता है मान, तो ये हमने लिख दिया। ये समय अंतराल नीचे है t-0, ठीक है ना, ये अंतिम समय अंतराल है, ये प्रारंभिक समय है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब चुपचाप हम वैल्यू पुटअप करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा सबसे पहले तो ये हमारा समाकलन हो गया 0 to t, ये अब ये आई स्क्वायर है, तो देख लीजिए आई स्क्वायर का टोटल ये मान है ना, तो यही मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसके बाद डी टी है तो ये हम डी टी लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे समय लिख देंगे 0 to t। अच्छा ये t 0 तो हट गया, तो ओनली हम यहाँ पे t लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये आई स्क्वायर, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे ये जो हमारा ये इतना वैल्यू जो दिखाई दे रहा है ना, आई नॉट स्क्वायर है, ये एक नियतांक है, तो ये समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। ये भी नियतांक है, ये बाहर निकल जाएंगे, मतलब तो हम इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बचा क्या 0 to t, और उसके बाद अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इनटू क्या बचा डी टी, तो डी टी हमने लिख दिया। और नीचे से ये टी भी हम बाहर निकाल देते हैं, टी को भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो
अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट माफी चाहूँगा मैं। देखिए ये आई स्क्वायर, यहाँ से मैं इतना ये बाहर पहले निकाल रहा हूँ, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने बाहर निकाल दिया, इधर से ये टी बाहर निकाल दिए, तो ये पहले बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे ओनली समाकलन ही तो बचा है, तो समाकलन 0 to t कर देंगे, और ये साइन स्क्वायर टी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, dt हो गया, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आई स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, इसको ओमेगा टी को थीटा मानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यही हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये आई नॉट स्क्वायर अब बाई टी हो गया। अब इसका ये समाकलन हम दे देते हैं, समाकलन का चिन्ह। अभी हम समाकलन को तोड़ नहीं रहे हैं, अभी हम केवल यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस, तो यही हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो ये हम लिख दिया 1 माइनस कॉस, और 2 थीटा होता है तो 2 हमने लिख दिया, और थीटा के जगह पर ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब बाई नीचे क्या होता है, 2 होता है तो 2 हमने लिख दिया। ठीक है ना, ये dt है तो ये dt हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, अब उसके बाद कि जो 2 नीचे है ये भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ये i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई, यहाँ से ये 2 भी निकल गया तो क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2t हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा 2t हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 0 to t बचा है। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे dt बचा। ठीक है ना, अब देखिए एक तो ये हमारा पार्ट हो गया, और यहाँ पे मेन भाग है तो ये एक हमारा दूसरा पार्ट हो गया, 2 पार्ट है, तो दोनों का अलग अलग हम समाकलन कर देते हैं। तो अगर हम दोनों का समाकलन अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर, अब देखिए ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब हम दोनों का समाकलन पहले इसका कर लेते हैं फिर इसका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 to t, और 1 का समाकलन तो dt हो जाएगा। 1 क्या लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है ना, तो 1 अगर ना भी लिखे ओनली dt यहाँ पे लिख देंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। ये dt हम लिख देते हैं, क्योंकि 1 अगर dt में गुणा होगा तो dt ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस हम लिख देते हैं, फिर समाकलन 0 to t लगाएंगे। अब इसके लिए कर देते हैं cos 2 थीटा cos 2 ओमेगा थीटा इंटू dt, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने लिखा है cos 2 थीटा, यहाँ पे 1 मिनट में देख लूँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 1 मिनट, चलिए दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक है ना, cos 2 ओमेगा टी बाई टी इंटू डी टी हमने लिखा हुआ है। अभी ये सब सही हो जाएगा, तो ये आई स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t है। अब देखिए ये अगर हम इसका अगर समाकलन हम करते हैं dt का, तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे t आ जाएगा, dt का समाकलन करते हैं तो t आ जाएगा, और ये लिमिट 0 to t है तो ये लिमिट 0 to t हम लगा देंगे, फिर माइनस। अब देखिए इसका यहाँ पे cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे cos का, देखिए cos हो या sin हो, एक पूर्ण चक्र के लिए sin का मान भी 0 होता है, sin थीटा का भी मान 0 होता है। और यदि वो मान लेते हैं cos थीटा है तो cos थीटा में ऐसे ही ना होता है जी, ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो अगर cos वाला भी है ना तब भी cos थीटा इक्वल टू भी 0 होता है, तो इसलिए ये cos वाला जो भी वैल्यू है ये टोटल 0 हो जाएंगे, तो 0 का मतलब ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, एक पूर्ण चक्र में sin थीटा और cos थीटा इन सभी का मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया,
आई स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t लिख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले अब इसका लिमिट हम पुटअप कर लें तो अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखते हैं ना, तो ये हम क्या लिख देंगे, गुणा में है ना, तो ये हम अंतिम मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये जीरो का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो सोचिए हम हटा ही देते हैं डायरेक्ट, तो ओनली यहाँ पे t बचेगा, ओनली t बचेगा ना, तो t लिख दिए। अब इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या मान आ गया, आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें, यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो अभी तक हमने आपको 3 चीजें स्टेप कहा था। सबसे पहले कि आपको प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग निकालना है, फिर प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग का माध्य निकालना है, और जब माध्य हमारा निकल जाए उसके बाद हमें क्या करना है, उसका वर्गमूल कर देना है। यही ना हमने कहा था, उसके बाद हमें वर्गमूल तीसरा स्टेप में करना है। तो अब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। तो अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे, देख लीजिए, अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल करने पर अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, समझिएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ पे इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो देख लीजिए ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये इतना ही ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब आपका सॉल्व हो ही गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था वही मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखिए हमने यही लिखा था ना, आई स्क्वायर, यहाँ पे ये हमने पीछे क्या लिखा था, देख लीजिए क्या लिखा था, रूट में आई नॉट स्क्वायर बाई टी। तो यहाँ पे रूट में आई नॉट स्क्वायर बाई क्या लिखा था, 2 लिखा था, ठीक है ना, देख लीजिए 2 ही लिखा था, 2 लिखा था ना, तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं वर्ग से, देखिए ये वर्ग है, ये इस पर भी है, इस पर भी है, ठीक है ना दोनों पर, ये आई स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा ये वर्गमूल जो है ये इस पर भी है आई नॉट स्क्वायर पर, इस रूट 2 पर भी है, मतलब 2 पर भी है, तो ये 2 हो गया। अब ये देखिए इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बचा, ये मॉड में आई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, आई नॉट, यहाँ पे ओनली आई नॉट बचा, यहाँ पे रूट 2 बचा। ये हमारा मान आया ना। देखिए तो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर पीछे आपको आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS कब निकलेगा, जब हमें इसका मान पता रहेगा कि धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को। तो देखिए अब हमारा इसका मान जितना आएगा वही तो हमारा प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा ना। तो इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे हमारा उसी का मान आ गया है, इसीलिए अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, IRMS, ये हम लिख सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा आई नॉट और रूट में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है दोस्त, एक एक स्टेप को केवल सॉल्व यहाँ पे किया गया है और आसानी से आ गया है। देखिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं कि मेरा जो सर है ना, बहुत मतलब सिर की बात हो रही है, ठीक है ना, शिक्षक की नहीं, मेरा जो सर है बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, बहुत ही तेज़, ठीक है ना। मैं कैसे भी मतलब आज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे भी सिखा रहा हूँ, अदरवाइज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। मैंने सभी पर बातें डिस्कस किया हुआ है। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है, और ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंटों के लिए और भी हार्ड होंगे। तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे तो आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन है कि प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिखा हुआ है सिंपल में, बट पहले आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, फिर हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि जब धारा मतलब जब प्रत्यवर्ती धारा, तो जब प्रत्यवर्ती धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती है तो उसका जो सबसे अधिकतम मान
सकारात्मक या नकारात्मक होता है उसी को धारा का शिखर मान कहते हैं। ये हमारा हो गया जी। चलिए अब एक एक करके हम समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब प्रतिवर्ती धारा बोल दीजिएगा कि जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में, यहाँ पे एक साइन तरंग होता है और एक कॉस तरंगे भी होती हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। साइन तरंगों का मतलब ये होता है कि जब प्रतिवर्ती धारा इस तरीके से गति करे, इस तरीके से चले ना, तो इसको साइन तरंग कहते हैं, ठीक है ना। परंतु कॉस तरंगों का मतलब क्या होता है, कॉस तरंगों का कुछ इस तरीके से मतलब होता है, कॉस तरंगों का कुछ इस तरीके से मतलब होता है, इस तरीके से, मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, बट ये माइनस है। इसमें क्या है, ये पूरा जितना प्लस गया है उतना ही ये माइनस गया है, तो ये साइन है, ये हमारा साइन है, ठीक है ना, साइन के लिए मान है, और ये हमारा कॉस के लिए मान है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये साइन तरंगे हैं, ये कॉस तरंगे हैं। याद रखेंगे साइन तरंगे और कॉस तरंगों के जो मान होता है वो 0 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है, ठीक है ना। तो जिससे हम एग्जाम्पल से आपको समझते हैं, जैसे एक फिगर से मैं आपको समझाते हुए भी चलूं कि जैसे यहाँ पे अगर हम प्रत्यवर्ती धारा को ले लेते हैं, ठीक है ना, प्रत्यवर्ती धारा को ले लेते हैं, यदि प्रत्यवर्ती धारा को इस पर हम चलाते हैं तो प्रत्यवर्ती धारा इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से चला जाता है, यहाँ तक आकर रुक गया। ये एक हमारा पूर्ण चक्र हो गया। एक क्या है, पूर्ण चक्र, ठीक है ना, ये हमारा एक पूर्ण चक्र हो गया। तो एक पूर्ण चक्र में जितना प्लस होता है मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को ही हम सकारात्मक कहते हैं, ठीक है ना, और जितना उतना ही निगेटिव होता है, निगेटिव मतलब नकारात्मक। तो जितना अगर जो हमारा प्रतिवर्ती धारा है यदि वो साइन तरंगों के रूप में, साइन तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है, ठीक है ना, तो वही बात कर रहा है, यदि धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है, बदलती रहने का मतलब गति करती रहती है, तो उसका सबसे अधिकतम मान, उसका अधिकतम मान, देखिए उसका सबसे अधिकतम मान सकारात्मक में या नकारात्मक में होता है। तो इसका सबसे अधिकतम मान अगर हम सकारात्मक में देखें तो सकारात्मक में इसका सबसे अधिकतम मान यही हो जाएगा, ठीक है ना, और नकारात्मक में सबसे अधिकतम मान ये बिंदु पर होगा। तो इसी जो सकारात्मक या नकारात्मक जो मान होता है ना, उसी मान को हम क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान कहते हैं। सकारात्मक में ये हो जाएगा और नकारात्मक अगर देखें तो यहाँ पे इस बिंदु पर हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि यदि धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है या गति करती रहती है तो उसका सबसे अधिकतम मान, उसका सबसे अधिकतम जो मान होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान कहलाता है। शिखर मतलब सबसे अधिक, तो वही धारा का शिखर मान कहलाता है, चाहे वो धनात्मक में सबसे अधिक हो या ऋणात्मक में सबसे अधिक हो। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो वही कह रहा है कि जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है तो उसका सबसे अधिकतम मान, उसका सबसे अधिकतम मान, ठीक है ना, सकारात्मक या नकारात्मक होता है, तो उसी को धारा का शिखर मान कहते हैं, ठीक है ना। और धारा के शिखर मान को याद रखेंगे IRMS से दर्शाते हैं। IRMS इक्वल टू होता है I0√2। सॉरी हमने कुछ गलत बोल दिया का, IRMS जो अलग चीज है, ये है मतलब वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हमने इससे पहले दूसरे लेक्चर में, मतलब इससे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है ये I0 क्या है, I0 है हमारा धारा का शिखर मान, ठीक है ना। तो ये हमारा धारा का शिखर मान का फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन जरूर आप कर लीजिएगा। जहाँ पे ये क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, प्रतिवर्ती धारा का मतलब AC का, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान है IRMS। ये क्या है, यही है हमारा धारा का, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।
चलिए इतना ही हमें जानना था कि धारा का शिखर मान क्या होता है, परिभाषा, ये अपने फॉर्मूला बता दिया, ये फिगर बना लीजिएगा। और धारा के शिखर मान को आई नोट से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जान ही गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे धारा के शिखर मान को आई नोट से प्रदर्शित करते हैं दिखा दिया है हमने आपको। चलिए समझ गए ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट अगला हमारा आता है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ये भी हमारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए वैद्युत अनुनाद। तो यहाँ पे हमारा आता है कि देखिए वैद्युत अनुनाद जो होगा वो LCR परिपथ में ही होता है। वैद्युत अनुनाद का सिंपल सा मतलब है ना कि जो LCR परिपथ में, जो LCR परिपथ होता है, LCR जो परिपथ है, LCR परिपथ है, इस परिपथ में धारा का, यदि विद्युत धारा का सबसे अधिकतम मान हो जाता है तो उस स्थिति को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। मतलब जब LCR परिपथ में ना धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है तो उस टाइप की स्थिति को, उस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। परंतु कब वैद्युत धारा का अधिकतम मान होता है यही हमें जानना है। तो परिभाषा में क्या लिखा है कि जब LCR परिपथ, देख लीजिए, जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तब विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है तो यह स्थिति ही वैद्युत अनुनाद कहलाता है। समझ गए। जैसे कि हम आपको बता दें, हम यही कह रहे हैं कि जब LCR परिपथ, जब LCR परिपथ में क्या होता है, जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात, जिसको हम XC से दर्शाते हैं, तो धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात जिसको हम XL से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तो उस समय LCR परिपथ में क्या हो जाता है, धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। उस समय पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा जी, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे बता दिया। हमने यही आपसे कहा कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर होता है तो LCR परिपथ में विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति को ही हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और यहाँ पे प्रेरकीय कर दीजिएगा, या प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तब विद्युत धारा का मान, तब वहां पे विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वैद्युत अनुनाद भी आपको आसानी से समझ में आ गई होंगे। आ गए ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है, देख ध्यान से समझेंगे। वाटहीन धारा का परिभाषा कि जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई भी शक्ति क्षय न हो तो परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये कहा जा रहा है कि AC परिपथ है, AC परिपथ है,
तो एसी परिपथ है, मान लेते हैं एसी परिपथ, एसी मतलब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कोई भी शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। तो ये जो परिपथ है ना, जब एसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया तो इस एसी परिपथ में कोई भी एसी परिपथ में कोई भी शक्ति क्षय नहीं हो रहा है, शक्ति क्षय नहीं हो रहा है, इसमें शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। शक्ति क्षय का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी शक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है। तो कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता है, तो उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। जब एसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, एसी परिपथ में शक्ति क्षय नहीं होती है, तो उस प्रवाहित धारा को ही हम अब ओनली धारा नहीं कहेंगे बल्कि वाटहीन धारा कहेंगे। वही लिखा गया है, जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ ही कहेंगे जिसे एसी कहते हैं। एसी मतलब प्रत्यवर्ती धारा। तो जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई भी शक्ति क्षय न हो, धारा मतलब जब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई भी शक्ति क्षय न हो, तो परिपथ की इस धारा को ही वाटहीन धारा कहते हैं। आशा करता हूं कि वाटहीन धारा आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यही बात हमसे कहा गया है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि वाटहीन धारा को किससे दर्शाते हैं, वाटहीन धारा को IW से दर्शाते हैं, आई ओमेगा से। आई ओमेगा इक्वल टू होता है I sin phi होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, आई ओमेगा इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, आई इंटू साइन फाई होता है। जहां पर यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये सब क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आई ओमेगा क्या है, आई ओमेगा है वाटहीन धारा, आई ओमेगा क्या है, वाटहीन धारा है। यहाँ पे आई क्या है, आई है कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है। और यहाँ पे ये फाई क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जहां पर ये फाई जो है ये है धारा तथा वोल्टता के बीच का कोण, बीच बना कोण है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम कलांतर कह देते हैं, ठीक है ना। धारा और वोल्टता के बीच बना कोण है जिसे हम कलांतर भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्या चीज, वाटहीन धारा के बारे में परिभाषा, फॉर्मूला। वहां पे बात कर ले कि एक नोट्स में पॉइंट कि वाटहीन धारा सामान्यतः, वाटहीन धारा है वो सामान्यतः शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता परिपथ में, मतलब शुद्ध संधारित्र परिपथ में ही पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाएगा। शुद्ध प्रेरकत्व में पाया जाता है या शुद्ध संधारित्र वाली परिपथों में वाटहीन धारा पाया जाएगा, अदर किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 3 नियम, जिसको मैंने आसानी तरीके से आपको 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं समझा दिया है। नियम नहीं, परिभाषाएं थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक है नहीं समझ में आता, आप सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे वाटहीन धारा पढ़ना है या मान लेते हैं ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए ट्रांसफार्मर ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इस ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं जी, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का परिभाषा हम जानेंगे। सिंपल सा हमने परिभाषा किया है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है। युक्ति या यंत्र आप समझ गए ना, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है, ठीक है ना। सिंपल सा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से प्रत्यवर्ती धारा या प्रत्यवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से जो एसी
एसी जो एसी करंट है या एसी वोल्टता है, इसको एसी वोल्टता को क्या कर सकते हैं हम, या तो कम कर सकते हैं या तो हम अधिक कर सकते हैं। ठीक है ना, यही हमारा ट्रांसफार्मर का कार्य है जी। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिससे हम प्रतिवर्ती धारा मतलब प्रतिवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देखे होंगे घरों में कभी कभी होता है कि बिजली आपके घरों में मान लेते हैं 230 वोल्ट आपको चाहिए, आपके घर में आ रहा है मान लेते हैं कि 170 वोल्ट ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अगर आपके घरों में लगा होगा तो वो ट्रांसफार्मर को में एक स्विच देता है, इस टाइप से एक स्विच देता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम ऐंठते हैं, इस तरीके से ऐंठते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ता है जी। 180 होगा, फिर 190 होगा, फिर से 220 हो जाएगा, 230 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसफार्मर को हम ऐंठते हैं जब उसमें एक दिया होता है। ठीक है, तो जब हम ऐंठते हैं ना तो उससे क्या होता है, प्रतिवर्ती जो वोल्टेज होता है वो अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब उसके ऐंठने के ऊपर आप किस दिशा में उसको मोड़ रहे हैं। फिलहाल कहने का मतलब यही है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, जो धारा को या हम कह सकते हैं जो प्रतिवर्ती वोल्टेज है ना उसको या तो कम कर सकता है या अधिक कर सकता है। ठीक है ना, यही इसका कार्य है जी। मतलब कार्य का यही इसका परिभाषा है। मैं आशा करता हूं आप बोल देंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो प्रतिवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक करता है। ठीक है ना, चलिए अगला आता है इसका सिद्धांत। अभी हम फिगर पे डिस्कस करेंगे क्या होता है, अभी हम बताएंगे। सिद्धांत हम समझ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है ना वो अन्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के, ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो वही बात हमने लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जिन विद्यार्थियों को अन्योन प्रेरण ही नहीं पता उनको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे अर्थात करके लिखा हुआ है कि अन्योन प्रेरण के बारे में बताया है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीयक मतलब तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपको ये बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, आपको याद करने में मुश्किल आ रही होगी, बट आप डरे नहीं, हम आपको याद कराएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। अच्छा, ये एक लाइन याद हुआ कि नहीं, बस एक लाइन मुझे चाहिए। याद हो गया ना कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना आप समझ गए। अब देखिए अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट, यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक हम कुंडली बना लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ऐसे बना ले क्या, चलिए ऐसे ही ठीक था। क्या करें, ये कुंजी हो गया, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है ना, या सेल। ये हमारी देखिए प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है। और यहाँ पे हम एक दूसरी कुंडली और भी हम बना लेते हैं, यह हमारे पास दूसरी कुंडली है। और दूसरी कुंडली में केवल हम एक धारा मापी लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। देख लीजिए, यह हमारी प्राथमिक कुंडली है, यह हमारी द्वितीयक कुंडली है। होता यह है दोस्त कि जब मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कुंडली में, कुंडली मतलब ये प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। मतलब इस बैटरी या सेल की सहायता से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और इस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन का मतलब इस धारा के मान को हम घटा भी देंगे, बढ़ा भी देंगे, ऐसे ही घटा बढ़ा रहे हैं। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो जो प्राथमिक कुंडली है ना, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है।
क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली के पास रखी जो दूसरी कुंडली है ना, इसके में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। इसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। यही है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। इतनी ही बात अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने कहा कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखी जो दूसरी कुंडली है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इसी घटना को, यही घटना ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। तो यही बात हमने लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जो प्रथम कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके के कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये जो दूसरी कुंडली है इसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यही तो अन्योन्य प्रेरण है। तो आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे और समझकर आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। यहां पर आप देख लीजिए, अब ऐसे हमने यहाँ पे कुंडली बनाया है, बट ट्रांसफार्मर में इस तरीके से ये आपको रेड टाइप से दिखाई दे रहा है, ये कुंडली है। इसी कुंडली को जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, ये हमारी द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना। अभी हम समझाएंगे ये सब क्या है, ठीक है। अभी हम केवल इतना समझ के ट्रांसफार्मर का परिभाषा और सिद्धांत आपको याद हो गया होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा है, अगर एक बार में समझ में ना आए पीछे जाकर बार बार आप फिगर को समझिए, फिगर समझेंगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक परिभाषा और हमने सिद्धांत जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसकी रचना क्या होती है, ठीक है ना। चलिए, रचना से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये अलग से ही पूछ लिया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए। तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या होता है, जो लो वोल्टेज को, जो लो वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई वोल्टेज में क्या कर देता है, बदल देता है। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है, मतलब निम्न धारा को, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, तो उसी को हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यहाँ पे क्या कहा गया, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निम्न मतलब लो वोल्टेज, ठीक है ना। लो जो वोल्टेज है उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें एक बात याद रखेंगे कि देखिए, इससे पहले आप समझ जाइए कि ये हमारी ट्रांसफार्मर है, इसमें केवल आप इतना याद रखिए ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, ठीक है ना। प्राथमिक कुंडली को P से दर्शाते हैं। ये हमारी द्वितीय कुंडली है जिसको हम S से दर्शाते हैं, मतलब सेकेंडरी कुंडली। देखिए यहाँ पे कुंडली की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से है, तो यहाँ पे 3 संख्या आपको दिखाई दी है, यहाँ पे भी 3 ही आपको दिखाया गया है कुंडली की संख्या, ऐसे अधिक कम हो सकता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर, अगर अब यहाँ पे ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है ना, वो अधिक होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से।
ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा। ये प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जितनी है वो कम होगा, इसकी वाली अधिक होगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा, इसकी कम होगा। मतलब क्या है, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमें पता करना है कौन सा है, तो हम देखेंगे कि द्वितीय कुंडली जो ये दिखाई दे रहा है इसमें फेरों की संख्या अधिक है कि नहीं। कुंडली में फेरों की संख्या इसमें अधिक होगा, प्राथमिक कुंडली में कम होगा। समझ रहे हैं ना, तो यही ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को क्या कर देता है, लो वोल्टेज में बदल देता है। मतलब उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है, तो उसे हम क्या करेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यही बात लिखा गया है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो अधिक होती है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर पहचानना है तो आप देख लीजिएगा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिक होनी चाहिए, द्वितीय कुंडली में कम होगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। फिलहाल मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, समझ गए ना। चलिए, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसके रचना, मतलब ट्रांसफार्मर की रचना या ट्रांसफार्मर की बनावट। ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूंगा यहाँ से। देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पे नर्म लोहे के, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को, इसमें हम नर्म लोहे की पट्टियाँ लेते हैं, आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, इसको एक के एक ऊपर रखकर क्या बनाते हैं, एक पतलित क्रोड बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सर्वप्रथम नर्म लोहे की पट्टियों को एक के एक ऊपर रखकर, एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं, ठीक है ना। तथा इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो धातु की, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कुंडलियों को लगा लेते हैं, इसके दोनों सिरों पर कुंडली लगा देते हैं, और जो प्राथमिक कुंडली है इसमें हम प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। प्रतिवर्ती धारा स्रोत मतलब एसी करंट से इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। देखिए, यही बात यहाँ पे कहा गया है, एक एक करके समझिएगा। इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के एक ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें नर्म धातुओं की, मतलब नर्म लोहे की पट्टियों को एक के एक ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं, ठीक है ना। तथा तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, ये जो दो कुंडलियां हैं, ये दो कुंडलियां, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली, ये तांबे के तार को लपेटकर प्राथमिक और द्वितीय कुंडली बनाई जाती हैं। उसके बाद लिखा गया है, और प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब जो प्राथमिक कुंडली है इसको एसी वोल्टेज से, एसी करंट से हम जोड़ देते हैं। तो यही है, मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक कुंडली को हमने एसी करंट से यहाँ पे जोड़ दिया है। तो मैं आशा करता हूँ इसकी बनावट आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इतना आपको बनावट में लिखना है, बहुत ज्यादा आपको लेंदी नहीं लिखना है। किताब में पूरा जितना दिया वही पूरा छाप नहीं देना है, ठीक है ना, वो किताब का है, ठीक है ना। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। चलिए, अगला आता है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में हम क्या जानते हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली को में प्रतिवर्ती वोल्टेज से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब आप समझे क्या है यहाँ पे, कि जब हम प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती वोल्टेज से जोड़कर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती धारा स्रोत से, ध्यान से समझेंगे, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती धारा स्रोत को जोड़कर
प्रतिवर्ती धारा स्रोत को जोड़कर हम धारा प्रवाहित करते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, पहले तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इसमें परिवर्तन होगा। उसके बाद इसके पास रखी जो द्वितीय कुंडली है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होता है और इसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है। तो देख लीजिए, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती वोल्टता से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। दोनों में होगा, प्राथमिक कुंडली में भी और द्वितीय कुंडली में भी होगा, जिसके कारण उसके पास रखे जो द्वितीय कुंडली है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब कैसे उत्पन्न होती है वो हमने अन्योन प्रेरण अभी आपको समझाया है कि कैसे उत्पन्न हो रही है पास होने के कारण, ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझा दिया है, वही बात आपको लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम चीज जानते हैं, यहाँ पे एक गणना हम देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम हम जानते हैं, या फैराडे का नियम के नाम से भी आप लिख सकते हैं। फैराडे के नियम हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए थे। उसमें द्वितीय नियम में हमने ये बताया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है कुंडली में, जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है या इक्वल होता है। हम क्या कर सकते हैं, d∅/dt के, ये इस तरीके से हमने बताया था। यहाँ पे एक हम n लगाएंगे, n इसलिए लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इतनी बात आप समझिए अभी कि यहाँ पे हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित ये नियम जानते हैं, E = d∅/dt। मतलब ये d∅ क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है या इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला जानते हैं। बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे E देखिए इसमें हम कुछ सुधार करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे, यहाँ पे हम एक n जोड़ेंगे। n क्या है वो अभी हम बताएंगे। ये d∅/dt है तो ये हम d∅/dt लिख देते हैं। ये हमने n एक जोड़ा है। अब n क्यों हमने जोड़ा है ये आप समझिएगा। n इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये कुंडली में फेरों की संख्या है जो है n, कुंडली में फेरों की संख्या है n, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या दिया है ना, इसीलिए n है। अब उसके बाद ये हम एक पहले ये हमारी प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया। तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली के लिए यहाँ पे P लिख देते हैं और यहाँ पे n के पास P लिख देते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। ऐसे ही अगर हम द्वितीय कुंडली के लिए, ये प्राथमिक कुंडली के हो गया, ये प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया। अब ऐसे ही हम द्वितीयक कुंडली के लिए लिखें, द्वितीयक कुंडली के लिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, द्वितीय कुंडली के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा E = -n d∅/dt हो जाएगा। और द्वितीयक को सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी मतलब s से दर्शाते हैं, तो s यहाँ पे हम लिख देंगे और s यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारी द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड का भाग दे दे रहे हैं। भाग देने पर अगर हम देते हैं तो देखिए क्या मिलता है, इसका हम देंगे तो ये हम लिख देते हैं EP और इसको लिख देते हैं ES, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसका पहले हम मान लिख देते हैं -NP और d∅/dt, ये हमने लिख दिया, ये मेन बेटा, और ये NS हो जाएगा और d∅/dt हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये d∅/dt से ये d∅/dt कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या दोस्त, अब यहाँ पे बचा क्या, तो ओनली यहाँ पे बचा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे EP बचा
और यहाँ पे ES बचा, और इधर क्या बचा, यहाँ पे NP बचा, और यहाँ पे NS बचा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, यही हमारा मेन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। मतलब क्या है, प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है और जो सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होता है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा इससे फॉर्मूला निकलता है, इसको आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए होंगे। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि सब आपको आसानी से समझ में आए, एक एक लाइन बाई लाइन हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे तरीके से समझाने का, सिखाने का। वीडियो पसंद आया है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है ना। और यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओनली आपको 99 रुपए में पूरी फिजिक्स का फुल नोट्स दिया जा रहा है। और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का फुल नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के फुल नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत आपको वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। विद्युत जैनित्र अर्थात डायनोमो। तो विद्युत जैनित्र होता क्या है दोस्त, तो यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत जैनित्र एक क्या है, एक यंत्र है। मतलब विद्युत जैनित्र एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, समझ के मतलब यह एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मतलब होता है मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब सिंपल सी बात है कि विद्युत जैनित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। मतलब विद्युत जैनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना, ऐसे यंत्र को हम विद्युत जैनित्र कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, पहली बात कंफर्म हो गया। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जैसे कि हम ऐसे आप देखे होंगे शादी विवाह में जनरेटर हम लाते हैं, वही जनरेटर ही क्या है, डायनोमो है। ठीक है ना, वो क्या करता है, जनरेटर जो है उसमें हम पेट्रोल डीजल को डालते हैं। तो डीजल क्या है, डीजल जो डालते हैं, डीजल, ठीक है ना, जो डीजल हम डालते हैं वो एक यांत्रिक ऊर्जा ही है। और जो क्या करता है, डीजल डालने पर जब मशीन चलता है तो हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है, जिससे बल्ब सब कुछ लाइटें जल पाती हैं शादी विवाह में। आप देखे भी होंगे वैसे। ठीक है ना, तो सभी को यह अनुभव है ही। तो वही है जी, जो जनरेटर आप देखते हैं ना उसी को डायनोमो कह रहे हैं हम। ठीक है, अगला आता है इसका सिद्धांत। अब बात है कि जो जनरेटर है, मतलब जो जनित्र है अर्थात डायनोमो है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत जैनित्र है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो सिद्धांत है उसी पर कार्य करता है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे, सिद्धांत में हमने क्या लिख दिया है, देख लीजिए। हमने लिखा है कि यह फैराडे के, यहाँ पे हमने लिखा है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है नहीं पता, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट नहीं पता। तो उसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थात, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस सिद्धांत में हमें बताया गया था कि जब किसी कुंडली, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये हमने बताया था। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो कुंडली है, सपोज डेट ऐसे मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक कुंडली है।
जिसमें हमने धारा मापी लगाती है, ये कुंडली है। और एक चुंबक यहाँ पे है, सपोर्टेड ऐसे हमने मान लिया कि यहाँ पे एक चुंबक है। अब जाहिर सी बात है ये चुंबक है N और S, तो इसके चारों ओर यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब किसी भी कुंडली को, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, इसको हम घुमाएंगे, घुमाया जाता है, तो क्या होता है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। समझ गए? तो जब हम यही कह रहे हैं कि विद्युत जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी धारा को मतलब जो एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, वही लिखा गया है कि यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेरित धारा आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ गए। अब आता है यहाँ पर हमारा फिगर। अब फिगर क्या है, हम एक एक करके आपको रचना इसकी बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। बट ऊपर मैं बता दूँ आपको कि देखिए यहाँ पे ये हमारा N और S क्या है, चुंबक है। ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, जो है ABCD आर्मेचर है। यहाँ पे एक गोल जो दिखाई दे रहा है, गोले के तरह का, वलय की तरह का, इसको सर्पी वलय कहते हैं, जिसे S1 S2 ये दो सर्पी वलय हैं। यहाँ पे आपको दूसरी कलर से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, इसको हम ब्रूस कहते हैं, ब्रूस, जिसको B1 और B2 दो ब्रूस हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है, ठीक है ना। इतनी बात आपको बताया गया। अब चलिए एक एक करके इसकी रचना करेंगे ना, सब समझ में आएगा। देखिए इसकी संरचना या विद्युत जनित्र का बनावट या रचना कह सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, विद्युत जनित्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है चुंबक। अब चुंबक क्या होता है, तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव कौन कौन से हैं, तो जिसके ध्रुव N और S होते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है दोस्त, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है जी। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे N और S ये चुंबक आपको दिखाई दे रहे हैं, N इधर है, S इधर है। तो जाहिर सी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलत कंसेप्ट वो समझ लेते हैं कि सर चुंबक के ध्रुव अलग अलग हैं, टूटे हुए हैं, एक N है और एक S है। तो ऐसा नहीं है जी, क्योंकि चुंबक को हम चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ा हुआ है। हालांकि ये चुंबक का मतलब ऐसा है दोस्त कि ये चुंबक जो है ना, एक नाल चुंबक के भांति है जी, नाल चुंबक के भांति है। जैसे इस प्रकार नाल चुंबक होता है, जहाँ पर ये जो है ना, यही है हमारा N और ये जो है यही हमारा S है। तो हम केवल यहाँ पे N और S मतलब ऊपरी भाग को ही देख पा रहे हैं, ये अंदर की भाग है, ये इसमें अंदर की तरह इस तरीके से समझ रहे हैं ना। ऊपर वाले को इसको देख रहे हैं, अंदर वाले को अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कैसे हम दिखा पाएंगे, 3D यहाँ पे थोड़ी ना है। तो इसीलिए तो ऊपर का N और S दिखाई दे रहा है, इसका अंदर भाग है, दोनों मिले हुए हैं। जैसे ये N और S दिखाई दे रहे हैं, ये हमें भाग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चुंबक यहाँ पे हम यूज करते हैं विद्युत जनित्र में, ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, ठीक है ना, जिसके ध्रुव N और S हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको चुंबक के बारे में पता चल गया, चुंबक क्या है। उसके बाद आते हैं दूसरा, आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या है, तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये जो है ना ABCD, ये तांबे के तार का एक क्या है, आयताकार पतलित क्रोड है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ये क्या है, यही है हमारा आर्मेचर। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि यह एक आयताकार कुंडली ABCD है। आप देख सकते हैं कि आयताकार कुंडली की तरह है कि नहीं, ये आयताकार कुंडली A B C और D, ये आयताकार कुंडली ABCD है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है
कि जो तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाया गया है, जिसको हमने क्या किया है, ये तांबे के तार है, इसी को लपेट कर ही हमने क्या बनाया है, क्रूड पर बनाया है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बात समझ गए। उसके बाद आता है सर्पी वलय। अब सर्पी वलय क्या है, तो कुंडली के दोनों सिरों दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। अच्छा, कुंडली के दोनों सिरे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास यही है, ये हमारे पास जो आर्मेचर, यही हमारी कुंडली है। तो देखिए इसके दो सिरा है, एक तो हमारे पास ये एक सिरा है, ये आ रहा है नीचे तरह कैसे, तो ये एक सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया। तो कुंडली का ये जो दो सिरा है ना, कुंडली का ये जो दो सिरा है वो देखेंगे तो दो वलय से जुड़ा होता है, एक S1 वलय, एक S2 वलय, और इसी वलय को सर्पी वलय कहते हैं। तो कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग वलय से जुड़े होते हैं, जिसे सर्पी वलय कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों मतलब गोला, ठीक है ना, तो छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है ना। और सर्पी वलय कितने हैं, सर्पी वलय यहाँ पे दो हैं, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा ब्रूस। अब ब्रूस क्या है, तो सर्पी वलय सदैव तांबे के बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श करता है, जिन्हें सर्पी वलय, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। मतलब जो सर्पी वलय है वो तांबे की बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श करता है। देखिए ये जो सर्पी वलय है ये तांबे के बनी हुई दो क्या करता है, दो पट्टियों को स्पर्श करता है, दो पट्टियों को ये सर्पी वलय यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और इसी को हम ब्रूस कहते हैं, B1 और B2 ब्रूस कहते हैं। समझ रहे हैं, तो यही बात कह रहा है, ये तांबे के मतलब सर्पी वलय तांबे के बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श कहता है, जिसे ब्रूस कहते हैं। अब ब्रूस B1 और B2 हैं, तो वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है। अब ब्रूस कौन कौन से हैं, एक है B1 और एक है हमारा B2। इतनी बात समझ गए, चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हमारा आता है कार्यविधि। अब नॉर्मल सा अंत में हम कार्यविधि समझ लेते हैं, कार्य कैसे करता है। तो किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मैं आपको यहीं पे समझाते रहा हूं। देखिए ये हमारे पास ये आर्मेचर टाइप से इस तरीके से है, बात को आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट बना दे रहा हूं, जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। ये N है, ये S है, ये A B C और D है, यहाँ पे एक वलय है, यहाँ पे एक ब्रूस है, ये हमारा ब्रूस है B1, और ये सर्पी वलय B2 है। फिर से यहाँ पे एक सर्पी वलय है S2, और यहाँ पे एक ब्रूस जुड़ा गया है, इस तरीके से ये ब्रूस जुड़ा हुआ है जो है B2, और यहाँ पे ये अब क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, इस तरीके से है। यही से है ना। देखिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, जब किसी बंद कुंडली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बंद कुंडली लगाया गया होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुंडली हमने लगाया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे बताया भी है। आर्मेचर में क्या बताया है कि तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल से बात कहे ना, तो ये जो आर्मेचर है इसमें हमने क्या हुआ है, तांबे के तार को क्रोड पर लपेट दिया है। यहाँ पे तांबे के तार लपेट कर कुंडली बनाया है, और इसको क्या करते हैं, इसको जो ABCD है इसको हम घुमाते हैं, इस वलय की सहायता से क्या करते हैं, इसको हम घुमाते हैं। जब घुमाएंगे, अब किसको देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है। जब चुंबक है चारों ओर, तो इसको अब घुमाएंगे, जैसे ही घुमाएंगे ना, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा, और जैसे ही इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, वही लिखा गया है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होगी, और इसी धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो वही बात हमने लिखा हुआ है अभी तक, कि क्या लिखा है कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो कुंडली में
चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे याद रखेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, कुंडली को हम क्या करेंगे, जब हम घुमाएंगे ना तो इसमें एक क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगा। इसी धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो यही बात है जी नॉर्मल सा। तो ये भी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल हमने समझाने के तौर पर बना दिया है। चलिए तो दोस्त मैं इतना ही कहूँगा कि यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।